हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों का शारीर। इस सीरीज के माध्यम से बच्चों को जो एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है, जो एनसीईआरटी में कठिन हिंदी के शब्द मिलते हैं, हम उन्हें आसानी से आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। और बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है इनके एग्जाम्पलों को याद करने में। जो एग्जाम्पल की हम पिछले अध्यायों की अनेक एग्जाम्पलों की ट्रिक देख चुके हैं, वो आसानी से हम आपको ट्रिक बता देते हैं। और जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत होती है वहाँ पर इंग्लिश से समझा देते हैं। यह छोटा चैप्टर है, हालांकि पहले एनटीए के सिलेबस में इस चैप्टर में काफ़ी कुछ था, लेकिन अब जो वर्तमान में एनटीए का सिलेबस आया है, इस चैप्टर से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। अब यह एक छोटा चैप्टर बचा है और यहाँ से नीट में लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताएं तथा विभिन्नताओं का पता चलता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों के में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कोशिका जीवन की इकाई में कि जो जीवों का मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाते हैं, और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री और शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रतिकूल अनुकूलन को भी दर्शाती है। आगे पढ़ते हैं ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हम देखें कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला हो गया बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा हो गया भरण ऊतक तंत्र, जिसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मौलिक ऊतक तंत्र, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया संवहनी ऊतक तंत्र। ये इनके नाम याद रखिएगा कि 3 प्रकार के ऊतकों में बांटा गया है। पहला हो गया बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा हो गया भरण ऊतक तंत्र, इसी का नाम क्या है? मौलिक ऊतक तंत्र। ये याद रखिएगा, कभी इसका दूसरा नाम दे देगा जिससे आप कंफ्यूज में हो सकते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है संवहनी ऊतक तंत्र। अब एनसीईआरटी बोल रही है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में। इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं आते हैं, रंध्र आते हैं तथा बाह्य त्वचीय उपांग जैसे मूल रोम आते हैं। बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाहरी त्वचा है। बाह्य त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा को इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। इनके इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पेपर में क्या करता है कि इंग्लिश नेम ही दे देता है, इसलिए जो कॉमन वर्ड हैं इनके इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा। बाह्य त्वचा को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। बाह्य त्वचा पौधे के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। अखंड सतह का मतलब क्या होता है कि वो जो सतह होती है बीच बीच में कहीं पर टूटी हुई नहीं होती है, एक पूरी सतह बनाती है। अखंड सतह का मतलब ये हो गया। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। जो हमारी बाह्य त्वचा होती है एक ऐसी होती है, प्रायः एकल सतह वाली होती है। इसको हाईलाइट कर लीजिए कि जो हमारी बाह्य त्वचा होती है कैसी होती है? एकल सतह से बनी होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेनकाइमी कोशिकाओं की बनी होती हैं। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं कैसी होती हैं? पैरेनकाइमी कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पैरेनकाइमा लिखा गया, ये इंग्लिश नेम है। इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में इन्हें मृद ऊतक बोलते हैं। याद रखिएगा, मृद कोशिकाएं बोला जाता है। ये पैरेनकाइमी कोशिकाओं की बनी होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, और एक बड़ी रसदानी होती है। बाह्य त्वचा में क्या होता है? एक बड़ी रसदानी
प्रेजेंट होती है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी बाह्य त्वचा होती है इसकी, उस पर क्या पाई जाती है, एक बड़ी रसदानी पाई जाती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। बाह्य त्वचा पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है, मूल में क्यूटिकल नहीं पाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मूल की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर क्यूटिकल अब्सेंट होता है, ये हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी ने रंध्र के बारे में पढ़ाया है। रंध्र के बारे में क्या बोल रही है, रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं पूछेगा, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताना कि पत्तियों के बाह्य त्वचा पर होते हैं। हाईलाइट कर लीजिए इसे कि रंध्र होते हैं कहाँ पर, पत्तियों के बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र का कार्य क्या होता है, रंध्र का कार्य पूछेगा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं। अब आएगा क्वेश्चन कैसे कि द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। द्वार कोशिकाओं का आकार सेम के आकार के जैसा होता है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। कैसा होता है, सेम के आकार का होता है। आपने सेम का बीज देखा है, सेम उसी के आकार की होती हैं द्वार कोशिकाएं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। घास का मतलब क्या हो गया, जो एक बीजपत्री होते हैं मुख्यतः, उन पर किस प्रकार के द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक बीजपत्री पादपों में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं डंबलाकार होती हैं। डंबलाकार का मतलब हो गया, आप जिम गए हैं, जिम में जो उठाने वाले डंबल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वही शेप जो होता है, सेम वही शेप किनका होता है, एक बीजपत्री पादपों में होता है द्वार कोशिकाओं का। घास एक बीजपत्री पादप है, डंबलाकार होती है, याद रखिएगा। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। द्वार कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली होती है और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम का नियमन करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं उनकी आकृति, माप तथा पदार्थ में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिका क्या होती हैं, बाह्य त्वची कोशिकाएं ही होती हैं जो रंध्र के आसपास पाई जाती हैं, लेकिन उनकी जो आकृति व माप होती है थोड़ी विशिष्ट हो जाती है दूसरी कोशिकाओं की अपेक्षा। तो उन कोशिकाओं को क्या बोल दिया जाता है, उन कोशिकाओं को बोल दिया जाता है सहायक कोशिकाएं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, रंध्रीय तंत्र बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या क्या मिलकर रंध्रीय तंत्र बनाते हैं। रंध्र छिद्र, जो रंध्र में पाया जाने वाला छिद्र होता है, और जो द्वार कोशिकाएं होती हैं और सहायक कोशिकाएं, तीन चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, रंध्र तंत्र बनाते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं इसमें। पहला तो हो गया रंध्रीय छिद्र, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया सहायक कोशिकाएं, और दूसरा तीसरे नंबर का क्या हो गया, सहायक कोशिकाएं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, रंध्र तंत्र बनाते हैं। ये देखिए चित्र दिया गया है, ये द्विबीजपत्री, पहला वाला चित्र का इसका है, पहला वाला है चित्र, ये द्विबीजपत्री पादप का है, जिसमें ये देखिए ये जो है द्वार कोशिकाएं कैसी हैं, ये बीन के शेप के आकार की हैं, किडनी के शेप के आकार की, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेम के आकार की हैं। वहीं पर ये देखिए एक बीजपत्री है, इसमें ये देखिए डंबल, जो आप जिम में डंबल होता है सेम उसके आकार की हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, डंबलाकार द्वार कोशिकाएं। ये किस पर पाई जाती हैं, ये मुख्यतः पाई जाती हैं मोनोकॉट में, और ये किस पर पाई जाती हैं, ये मुख्यतः पाई जाती हैं डाइकॉट में। इनके चित्र की जो नेमिंग है वो भी याद रखिएगा। ये क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया बाह्य त्वची कोशिकाएं हो गया, और ये देखिए ये सहायक कोशिकाएं जो इनके आसपास पाई जा रही हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, और ये तो आपको बता दिया द्वार कोशिकाएं हो गई, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रंध्रीय तंत्र बनाते हैं। और इनके बीच में ये जो पाया जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रंध्र छिद्र। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर क्या पाए जाते हैं, अनेक रोम पाए जाते हैं, इन्हें मूल रोम कहते हैं।
मूल रोम कैसे होते हैं? मूल रोम प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और क्या होते हैं, इन पर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और इन पर क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है और अशाखित होते हैं, मतलब कि इस पर शाखाएं नहीं निकली होती हैं। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घी स्वरूप है, दीर्घीकरण स्वरूप होता है। ये देखिए एनसीईआरटी ने बोला है कि ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, पूछेगा कि मूल रोम कैसे होते हैं। मूल रोम एक कोशिकीय होते हैं और अशाखित होते हैं और इन पर क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है। इनका कार्य भी पूछेगा, कार्य क्या होता है? जो जल एवं खनिज तत्वों के अवशोषण के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं या उस पर सहायता करते हैं, अवशोषण में सहायक होते हैं। मूल रोम क्या करते हैं? ये मूल रोम जड़ के जो क्षेत्रफल को अवशोषण के लिए बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वचीय रोम को त्वचा रोम कहते हैं। जड़ पर पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? मूल रोम। और जो तने पर पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं त्वचा रोम, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। इनका इंग्लिश नेम याद रखिएगा, ट्राइकोम्स। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ज़्यादा इंग्लिश शब्द यूज ना किया करिए, लेकिन आपको बता दें कभी कभी क्या करता है, त्वचा रोम के जगह क्या दे देगा? ट्राइकोम्स दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि ट्राइकोम्स किसे कहते हैं, तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए जो ये शब्द हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनके इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा। जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हें खास तौर पर याद रखिएगा। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स बोलते हैं। प्रोतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। मूल रोम कैसे थे? एक कोशिकीय, लेकिन यहाँ पर त्वचा रोम कैसे होते हैं? त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं और ये शाखित अथवा अशाखित दोनों हो सकते हैं, जबकि जो अपने मूल रोम होते हैं वो अशाखित होते हैं। ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित दोनों हो सकते हैं। कोमल या नरम हो सकते हैं और इनका कार्य क्या होता है? ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो ये त्वचा रोम होते हैं इनका कार्य क्या होता है? त्वचा रोम का कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन में होने वाली जल की हानि को कम करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र में क्या होता है? भरण ऊतक तंत्र, आपको एक मेन परिभाषा बता दें कि जो पादप में बाह्य त्वचा होता है तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त जितना भी ऊतक पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा हम पढ़ चुके, बाह्य त्वचा के बाद अभी संवहन मंडल आगे पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त जितना भी ऊतक पाया जाता है उन्हें वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? भरण ऊतक तंत्र बनाते हैं। आगे एनसीईआरटी ने भी बोला है, पढ़ते हैं। बाह्य त्वचा का संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। पहली लाइन में बोला है, क्या बोला है कि बाह्य त्वचा और संवहन मंडल के अतिरिक्त जितने भी ऊतक होते हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? भरण ऊतक बनाते हैं। इनमें सरल ऊतक जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। ये इंग्लिश नेम है, आप इन्हें इंग्लिश में याद रखिएगा। इनके हिंदी नेम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश नेम दिया गया है इसलिए आप इनके इंग्लिश नेम याद रखिएगा। ये कैसे ऊतक होते हैं? ये सरल ऊतक होते हैं। पूछेगा वहाँ पर क्वेश्चन कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा कैसे ऊतक होते हैं? ये सरल ऊतक होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेनकाइमी कोशिकाएं प्रायः वलकोट, परिरंभ, पित्त तथा मज्जा किरण में होती हैं। जो वलकोट, परिरंभ, मज्जा तथा मज्जा किरण होती है वहां पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पैरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि वलकोट जिसे इंग्लिश में कॉर्टेक्स बोलते हैं, परिरंभ को इंग्लिश में यहाँ पर बता देते हैं, क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल बोलते हैं। पिथ को पिथ ही बोला जाता है इंग्लिश में, और मज्जा किरण को क्या बोला जाता है? पिथ रेज बोला जाता है। ये सभी किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? ये सभी पैरेनकाइमी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? मृद ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इनमें पर्णमध्योतक मीजोफिल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों में पाया जाने वाला भरण ऊतक तंत्र क्या होता है? भरण ऊतक, पत्तियों में पाया जाने वाला भरण ऊतक पर्णमध्योतक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लीफ मीजोफिल बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा, पर्णमध्योतक को क्या बोला जाता है? लीफ मीजोफिल।
आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? आगे एनसीईआरटी अब पढ़ा रही है संवहनी ऊतक तंत्र। जो तीसरे प्रकार का ऊतक था उसके बारे में पढ़ा रही है, संवहनी ऊतक तंत्र। संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। पूछेगा कि जो अपना संवहनी ऊतक तंत्र होता है उसमें कौन कौन से ऊतक आते हैं, उस पर जटिल ऊतक आते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। कैम्बियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये देखिए, इंग्लिश नेम है कैम्बियम। कैम्बियम को हिंदी में बोलते हैं एंधा, इसलिए आप एंधा भी याद रखिएगा और कैम्बियम भी याद रखिएगा। कैम्बियम को ही एंधा बोला जाता है। क्या बोला एनसीईआरटी ने? द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम का काम क्या होता है? कैम्बियम मुख्यतः द्वितीयक वृद्धि करवाता है। पहले इस चैप्टर में द्वितीयक वृद्धि नाम से एक हेडिंग थी जो अब हटा दी गई है। पहले पढ़ते थे इसे विस्तार से, लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि कैम्बियम क्या करता है? ये द्वितीयक वृद्धि कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ऐसे संवहनी बंडलों जिनमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? खुला संवहन बंडल कहते हैं। जिन पर कैम्बियम पाया जाता है उनको क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है खुला संवहन बंडल। याद रखिएगा, खुला संवहन बंडल बोला जाता है। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता है। हाईलाइट कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें कैम्बियम मतलब एंधा अनुपस्थित होता है। चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? बंद संवहन बंडल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बंद संवहन बंडल। आगे एनसीईआरटी बोल रहे हैं जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को क्या बोलते हैं? अरी कहते हैं। अरी क्या में क्या होता है? अरी में जो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं एकांतर रूप से भिन्न त्रिज्या में आते हैं। अभी चित्र को देखेंगे। इस बंडल को क्या बोलते हैं? इस बंडल को बोलते हैं अरी बंडल। जो कहाँ पर पाया जाता है? मूल पर पाया जाता है। इसका उदाहरण भी याद रखिएगा। कहाँ पर पाया जाता है? मूल पर। मूल एक बीजपत्री व दो द्विबीजपत्री किसी की भी मूल हो सकती है। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। संयुक्त बंडल पर क्या होता है? जो जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं एक ही त्रिज्या पर होते हैं, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम की बाहर की ओर स्थित होता है। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो अपना संयुक्त संवहन बंडल होता है उसमें फ्लोएम क्या होता है? जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। अब आपको थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं इनमें एनसीईआरटी क्या बोल रही है। संवहन मंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अरी संवहन मंडल और दूसरा हो गया संयुक्त संवहन मंडल। संयुक्त संवहन मंडल को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक बंद प्रकार का संयुक्त संवहन मंडल, दूसरा हो गया खुला प्रकार का संवहन मंडल। जो अरी संवहन मंडल होता है, अरी संवहन मंडल में क्या होता है? जाइलम तथा फ्लोएम एकांतरित रूप से होते हैं और अलग अलग त्रिज्याओं में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अरी संवहन बंडल। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रेडियल वेस्कुलर टिश्यू। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मूल पर पाया जाता है। एक बीजपत्री मूल हो या द्विबीजपत्री, दोनों में ही क्या होता है? अरी संवहन बंडल पाया जाता है। इसके बाद जो संयुक्त संवहन बंडल होता है उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बंद और दूसरा खुला। बंद संयुक्त संवहन बंडल में क्या होता है? जो एंधा होती है जिसे आप कैम्बियम बोलते हैं वो अब्सेंट होती है। वो अब्सेंट होती है तो क्या होता है? इस पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है एक बीजपत्री तना और पत्तियों में। आपको पता होगा कि एक बीजपत्री तना जो होता है उस पर भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब उसकी मोटाई, तने की मोटाई नहीं होती है। मोटाई में वो वृद्धि नहीं करता है। मोटाई में वृद्धि नहीं करता तो सेकेंडरी जो वृद्धि होती है वो अब्सेंट होती है। सेम इसी प्रकार से जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां दोनों एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री पादप, दोनों की पत्तियां क्या होती हैं? दोनों की पत्तियों में क्या होता है? बंद संयुक्त संवहन बंडल पाया जाता है, क्योंकि पत्तियों में भी जो होता है द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद आता है खुला संयुक्त संवहन बंडल। खुला संयुक्त संवहन बंडल में क्या होता है? जो कैम्बियम होती है वो प्रेजेंट होती है। जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो क्या होगी? सेकेंडरी वृद्धि होगी। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये द्विबीजपत्री तने पर पाया जाता है। ये इस पर एनसीईआरटी इन लाइनों में ये बोल रही है। ये याद रख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है ये देखिए, चित्र पहले देख लेते हैं थोड़ा।
चित्र में देखिए ये पहला दिया गया है अरी का। अरी में क्या है, इसमें ये जो अंदर वाला हो गया जाइलम, अंदर वाला क्या हो गया, अंदर वाला हो गया, ये अंदर वाला क्या हो गया, अंदर वाला हो गया जाइलम, और ये हो गया बाहर वाला फ्लोयम। ये अलग अलग त्रिज्याओं में है। अगर यहाँ से आप त्रिज्या नापेंगे बीच से, तो जाइलम की त्रिज्या अलग आएगी और फ्लोयम की त्रिज्या अलग आएगी। यही एनसीईआरटी बोल रही है कि ये अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं। और दूसरा बा नंबर का चित्र का है, बा नंबर का चित्र है संयुक्त बंध। संयुक्त बंध में जाइलम और फ्लोयम है, लेकिन इनके बीच क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है। ये देखिए यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं है। इसे इसे क्या बोलते हैं, बंध प्रकार का संयुक्त संवहन मंडल। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती और एक बीजपत्री तना पर पाया जाता है। वहीं पर आप देखिए ये नीचे नीचे ये देखिए यहाँ पर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या होता है, इस पर द्वितीयक वृद्धि होगी, और ये आगे हो गया फ्लोयम और ये पीछे क्या हो गया जाइलम। द्वितीयक वृद्धि होती है तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है द्विबीजपत्री तना पर पाया जाता है। इस प्रकार आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आगे एनसीईआरटी ने बोला है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शारीर, मूल तने तथा पत्तियों में ऊतकों की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। द्विबीजपत्री मूल। अब डाइकॉट रोड के बारे में एनसीईआरटी पढ़ा रही है। क्या बोल रही है इसके बारे में, चित्र 6.3 अभी चित्र देखेंगे। इसमें सूरजमुखी की मूल के अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी पूछ लेता है, पूछेगा कि ये जो चित्र अभी देखेंगे, पूछ लेगा वो चित्र किसका है। वो चित्र सूरजमुखी की मूल का अनुप्रस्थ काट है, याद रखिएगा। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति को मूली त्वचा बोलते हैं। मूली त्वचा में क्या होता है, मूली त्वचा में मूल रोम प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें एक कोशिकी मूल रोम बनाती हैं। हम पढ़ ही चुके हैं कि जो मूल रोम होते हैं कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वलकुट। वलकुट में क्या होता है, पतली भित्ति वाली पैरेनकाइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए, पूछेगा कि वलकुट में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वलकुट पर पतली भित्ति वाली, वलकुट पर कैसी पाई जाती हैं, पतली भित्ति वाली पैरेनकाइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी कई परतें होती हैं, मतलब वलकुट कई सारी परतों से मिलकर बना होता है। इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, अंतस्त्वचा बोलते हैं। ये भी यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वलकुट की सबसे भीतरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतस्त्वचा बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, एंडोडर्मिस बोला जाता है। इंग्लिश नेम इसका क्या है, एंडोडर्मिस बोला जाता है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है। नालाकार कोशिकाएं मतलब जो घोड़े के नाल होता है उस समान की कोशिकाएं इस पर पाई जाती हैं, और किस रूप में व्यवस्थित होती हैं, एकल सतह के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। यह भी हाईलाइट कर लीजिए, पूछेगा कि जो अपनी एंडोडर्मिस होती है, अंतस्त्वचा होती है, उन पर कोई अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है या नहीं, तो इन पर अंतराकोशिकीय स्थान एब्सेंट होता है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्शरेखी तथा अरी भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टिकाओं के रूप में जल अपारगम मोमी पदार्थ सुवेरिन पाया जाता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेनकाइमी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परिरंभ बोलते हैं। परिरंभ पर कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, परिरंभ पर पाई जाती हैं मोटी भित्ति वाली पैरेनकाइमी कोशिकाएं। वहीं पर वलकुट पर कैसी पाई जा रही थी, पतली भित्ति वाली पैरेनकाइमी कोशिकाएं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और जब यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, बहुत बच्चों से गलत हो जाता है। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारी द्वितीय जो क्या होती है, संवहन बंडल तथा जो संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल कहाँ से निकलती है। पूछेगा कि जो संवहन
कैम्बियम होता है और पार्श्वी मूल होती है वो कहाँ से निकलती है, वो परिरंभ भाग से निकलती है। याद रखिएगा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पित्त कैसी होती है, छोटी होती है और अस्पष्ट होती है। पैरेनकाइमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम मंडल के बीच होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कंजक्टिव ऊतक बोलते हैं। ये भी हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइलम तथा फ्लोएम मंडल के बीच पाए जाने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, कंजक्टिव ऊतक बोलते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। द्विबीजपत्री जड़ों में कितने खंड पाए जाते हैं, 2 से 4 खंड पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर के सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ स्टेल बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि स्टील जो होता है रंभ, रंभ को क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे स्टील बोल देते हैं। स्टील में कौन कौन सम्मिलित होता है, स्टील में एंडोडर्मिस जो अपनी अंतस्त्वचा होती है उसके अंदर के जो ऊतक पाए जाते हैं वो सभी एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर रंभ बनाते हैं। इस पर क्या क्या होता है, इस पर आती है अपना परिरंभ आता है, संवहन ऊतक आता है तथा पित्त आती है। और उस पर जो होता है, जो अपनी अंतस्त्वचा होती है वो रंभ का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, जो अपनी अंतस्त्वचा होती है वो रंभ का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर जितने भी ऊतक पाए जाते हैं वो सब रंभ का हिस्सा होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। आपको सबसे पहले इसके अंतर बता देते हैं जिससे आपको आसानी होगी इसके याद करने में। एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल में कुछ अंतर होते हैं, वो याद कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला ये अंतर है कि इस पर क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि जो एक बीजपत्री जड़ होती है उस पर क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। और इस पर क्या होता है, सुस्पष्ट तथा विकसित पित्त पाया जाता है। और जो जाइलम बंडल होते हैं वो कि उनकी संख्या कितनी होती है, 6 से अधिक होती है। यही अंतर है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है कि एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान ही होता है। इसमें बाह्य त्वचा, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं, सेम द्विबीजपत्री मूल की ही तरह। एक बीजपत्री मूलों में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक होती है। ये पहला अंतर क्या हो गया कि जो एक बीजपत्री में होता है जाइलम तथा फ्लोएम के कितने होते हैं, 6 से अधिक खंड होते हैं। जैसे इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं बहु आदिदारुक कंडीशन। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल पाए जाते हैं। कुछ का मतलब कितने पड़े, अभी 2 से 4 जाइलम बंडल पाए जा रहे थे। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है, जबकि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ की रूट की कैसी होती थी, अभी ऊपर पढ़ा कि इसकी जो पित्त होती है वो कैसी होती है, छोटी तथा अस्पष्ट होती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसकी पित्त छोटी तथा अस्पष्ट होती है द्विबीजपत्री की, जबकि एक बीजपत्री मूल की कैसी होती है, एक बीजपत्री मूल की जो होती है पित्त बड़ी होती है तथा बहुत विकसित होती है। ये दूसरा अंतर हो गया। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है, ये तीसरा अंतर हो गया, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। 3 अंतर केवल है, बाकी सब सेम है। इनके चित्र भी देख लेते हैं एक बार। चित्र में क्या है, चित्र में ये देखिए, ये बाह्य त्वचा हो गया। बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं क्या बनाती हैं, मूल रोम का निर्माण करती हैं। मूल रोम कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, याद रखिएगा। ये वल्कुट हो गए। ये सारी कोशिकाएं यहाँ से बाह्य त्वचा से अंदर की जो सारी कोशिकाएं हैं ये क्या मिला बनाती हैं, ये वल्कुट बनाती हैं। वल्कुट कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पैरेनकाइमी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और वल्कुट के जो सबसे लास्ट कोशिका होती है, सबसे लास्ट परत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अंतस्त्वचा। वल्कुट का ही भाग है। वल्कुट क्या होता है, जो उसकी सबसे आखिरी परत होती है उसी को क्या बोला जाता है, अंतस्त्वचा। यहीं पर क्या पाया जाता है, सुवेरिन पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है परिरंभ। परिरंभ के बाद आता है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम।
उसके बाद पिथ आती है, पिथ इस पर कैसी होती है, अस्पष्ट होती है। उसके बाद फ्लोएम आता है। उसके बाद ये देखिए, ये इस पर क्या पाए जा रहे हैं, 4 केवल पाए जा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम के बंडल कितने पाए जा रहे हैं, 2 से 4 पाए जा रहे हैं। वहीं पर ये नीचे किसका दिया गया है, एक बीजपत्री जड़ है। यहाँ पर जो फ्लोएम और जाइलम के बंडल हैं कितने हैं, 6 से अधिक पाए जा रहे हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला था। और बाकी सब सेम होता है। मूल रोम इस पर भी पाया जाता है, बाह्य त्वचा इस पर भी होता है, वलकुट इस पर भी होता है, परिरंभ इस पर भी होता है, अंतस त्वचा इस पर भी होती है, फ्लोएम होता है, प्रोटोजाइलम होता है, पित्त इस पर क्या होती है, सुविकसित होती है तथा बड़ी होती है, और मेटाजाइलम होता है। इस प्रकार आप इसके अंतर याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द्विबीजपत्री तना। द्विबीजपत्री तना के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक प्रारूपी शैशव द्विबीजपत्री तना की अनुपस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी सतह होती है, यह क्यूटिकल परत से ढकी हुई होती है। जड़ पर क्या हो रहा था, बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल नहीं पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यूटिकल पाया जाता है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्ति त्वचा रोम होते हैं तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। वहां पर वलकुट के 2 क्षेत्र होते थे, लेकिन यहाँ पर कितने क्षेत्र हैं, यहाँ पर वलकुट के 3 क्षेत्र हैं। सबसे बाहरी क्या होता है, अधस त्वचा। अधस त्वचा को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बोलेगा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आएगा कि जो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ होती हैं उन पर क्या हाइपोडर्मिस पाया जाता है या नहीं, तो उन पर क्या होता है, हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा। जड़ पर अब्सेंट होता है लेकिन तने पर पाया जाता है। ये वलकुट की सबसे बाहरी परत होती है और काहे से बनी होती है, कोलेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है। इसके बाद ये शैशव तने को यांत्रिक सहायता देती है। इसका कार्य भी पूछेगा कि हाइपोडर्मिस का क्या कार्य होता है, हाइपोडर्मिस इंग्लिश नेम भी याद रखिएगा। अधस त्वचा का क्या कार्य होता है, यांत्रिक सहायता देता है। शैशव तना, शैशव तने का मतलब होता है जो इसका निर्माण अभी अभी हुआ हो, मतलब जो नई अवस्था में तना होता है उसी को शैशव तना बोलते हैं, उसे यांत्रिक सहारा देता है। वलकुट सतहें अधस त्वचा से नीचे होती हैं। इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिका की कुछ परतें होती है, उनमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। इसके बाद जो वलकुट की सबसे आखिरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतस त्वचा, एंडोडर्मिस बोलते हैं। वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है और इस पर किस आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेम जिस प्रकार की द्विबीजपत्री जड़ पर या एक बीजपत्री जड़ पर पाई जा रही थी, नालाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये चित्र है, अभी चित्र देखेंगे आगे, पहले पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे स्टार आच्छद भी कहते हैं। पूछेगा स्टार आच्छद किसे कहते हैं, स्टार आच्छद बोलते हैं अपनी एंडोडर्मिस को। एंडोडर्मिस को क्या बोला जाता है, अंतस त्वचा को ही बोला जाता है स्टार आच्छद, क्योंकि इसमें स्टार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। परिरंभ अंतस त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इन पर स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन बंडलों के बीच शरीर रूप से विन्यस्त पैरेन्काइमी कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मज्जा किरण बनाते हैं। बहुसंख्य संवहन बंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन बंडलों का छल्ले के बना होना द्विबीजपत्री तने का विशेष गुण है। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो संवहन बंडलों का छल्ला जो बनाता है ये द्विबीजपत्री का विशेष गुण है। प्रत्येक संवहन बंडल संयुक्त, मध्य, आदिदारुक तथा खुले होते हैं। तने में पिथ केंद्र में होती है। इनमें गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान होता है। तने पर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, जो होती है मध्य आदिदारुक कंडीशन पाई जाती है। मध्य आदिदारुक का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है जो पहले बना हुआ है, और दारुक क्या होता है, जाइलम। इस पर जो जाइलम होता है बीच पर पाया जाता है। जो पहले जाइलम होता है वो बीच पर पाया जाता है और जो नया जाइलम बनता है वो परिध पर बनता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मध्य आदिदारुक कंडीशन बोला जाता है।
याद रखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। मध्य आदि मध्य का मतलब बीच में, आदि का मतलब जो पहले जाइलम बना है, और दारुक का मतलब होता है जाइलम। तो मध्य आदि दारुक मतलब जो पहले जाइलम बनता है वो कहाँ पर पाया जाता है? बीच पर पाया जाता है। इसी कंडीशन को मध्य आदि दारुक बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बीजपत्री तना के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद चित्र देखेंगे। एक बीजपत्री तने का शरीर रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। मतलब जिस प्रकार से कोशिकाएं उस पर पाई जा रही थी द्विबीजपत्री तने में, सेम एक बीजपत्री तने में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। चित्र अभी देखते हैं। एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर मूल रोम नहीं पाए जाते। ये इंपॉर्टेंट है। एक पहला अंतर ये हो गया कि जो इसके तने पे बाह्य त्वचा पर होती है वहां पर त्वचा रोम नहीं पाए जाते हैं। पहला अंतर याद रखिएगा कि एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने में क्या अंतर है। एक बीजपत्री तने में अधस त्वचा स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। देखिए ये दूसरा अंतर हो गया कि यहाँ पर जो एक बीजपत्री तने की जो अधस त्वचा होती है वो किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की। वहां पर किसकी बनी थी? कोलेनकाइमा कोशिकाओं की। ये दो अंतर हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? वल्कुड में कई सतहें होती हैं, इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके संवहन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमा बंडल आच्छादित होता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद होता है। इस पर संवहन बंडल किस प्रकार का पाया जाता है? संयुक्त तथा बंद प्रकार का। वहां पर किस प्रकार का पाया जाता था? संयुक्त तथा खुला, क्योंकि वहां पर द्वितीयक वृद्धि होती है, यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ये तीसरा अंतर हो गया। परिधि संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र पर में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती और इनमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? जल रखने वाली गुहिकाएं प्रेजेंट होती है, जो इनका विशेष गुण है। ये भी याद रखिएगा। इनके संवहन मंडल में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। इनके संवहन मंडल में एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि परिधि की ओर जो पाया जाता है संख्या में ज़्यादा होते हैं और छोटा होता है, और वहीं पर केंद्र पर कैसा होता है? संख्या में कम होते हैं लेकिन बड़ा होता है। और एक अंतर यह भी याद रखिएगा, इन पर पित होती है जो अब्सेंट होती है। इस प्रकार हम तने के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अब चित्र देख लेते हैं। यहाँ से चित्र से कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन एक बार चित्र देख लेते हैं। ये देखिए क्या हो गया। ये पहला चित्र का है द्विबीजपत्री तने का। ये आ नंबर वाला किसका है? द्विबीजपत्री तने का, ये वाला। और ये किसका है? एक बीजपत्री तने का। ये देखिए बाह्य त्वचा इस पर भी पाई जा रही है, और यहाँ पर भी बाह्य त्वचा पाई जा रही है। इसके बाद इस पर ये देखिए हाइपोडर्मिस पाया जा रहा है। सेम इस पर भी हाइपोडर्मिस पाया जा रहा है। आगे इस प्रकार आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस पर ये मज्जा किरण हो गई, इधर ये कैम्बियम हो गया, और ये बा नंबर ये वाला चित्र किसका है? ये वाला है अपना एक बीजपत्री तने का। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? ये त्वचा रोम है। ये क्या हो गए? ये त्वचा रोम हो गए। यहीं पर ये देखिए एक बीजपत्री में ये त्वचा रोम अब्सेंट है। ये पित हो गई, ये प्रोटोजाइलम हो गया। इस प्रकार आप चित्र को देख सकते हैं। ये हाइपोडर्मिस हो गई, ये बाह्य त्वचा हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार चित्र को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है? अब आगे एनसीईआरटी पृष्ठाधार पत्ती द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों के बारे में पढ़ा रही है। इसके बारे में क्या बोल रही है? पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण, मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अभ्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह को क्या बोलते हैं? अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल होता है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह से अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए कि जो ऊपरी सतह होती है उसकी अपेक्षा निचली सतह पर क्या होता है? बाह्य त्वचा पर बहुत अधिक रंध्र होते हैं। इससे क्या होता है? इससे जल की हानि कम होती है। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं पैरेन्काइमा कोशिका से बनते हैं,
और इन पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला हो गया खम्भ पैरेनकाइमा कोशिका और दूसरा क्या हो गया स्पंजी पैरेनकाइमा कोशिका। खम्भ पैरेनकाइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती है और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। खम्भ पैरेनकाइमा कहाँ पर पाई जाती है? बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती है और इनकी कोशिकाएं पूछेगा किस प्रकार होती हैं? लंबी होती हैं। ये लंबवत समांतर होती हैं। स्पंजी पैरेनकाइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त बही फ्लोमी तथा मध्य आदिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छद बोलते हैं। चित्र अभी देखेंगे। संवहन बंडल में जाइलम के स्थान को देखें। ये चित्र अभी देखते हैं। इसके बाद एक बीजपत्री पादपों में जो पत्ती पाई जाती है उसके बारे में पढ़ा रही है, जिसे क्या बोलते हैं? समृद्धि पार्श्व पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधर पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी की एक बीजपत्री तथा जो द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां होती हैं उनका शरीर अधिकांशतः क्या है? समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। इनमें ऊपरी परत निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है और दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग क्या होती है? समान होती है। वहां पर निचली सतह पर ज्यादा रंध्र पाए जा रहे थे, ऊपरी सतह पर कम पाए जा रहे थे। यहाँ पर दोनों सतहों में क्या होते हैं? रंध्र समान होते हैं लगभग। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? आवर्धत्व कोशिका। इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आवर्धत्व कोशिका को क्या बोला जाता है? बूलीफॉर्म सेल बोला जाता है। ये इनका इंग्लिश नेम याद रखिएगा, कभी कभी बूलीफॉर्म सेल ही दे देता है, आवर्धत्व कोशिका नहीं देता है। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई होती हैं, पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। जब कोशिकाएं क्या होती हैं? स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाओं की मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर होता है, जो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं पौधों की आकारिकी वाले चैप्टर में। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं जिनमें संवहन मंडल का माप भी एक समान होता है। अब चित्र देख लेते हैं। ये देखिए पत्ती का चित्र दिया गया है। चित्र में ये बंडल आच्छद हो गया, जाइलम फ्लोएम हो गए, ये ऊपरी सतह हो गई जिसे अभ्यच्छ सतह कहते हैं, और निचली सतह को क्या बोल लेते हैं? अपाच्छ सतह बोलते हैं। ये खम्भ पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हो गई जिन पर क्या होता है? इन पर अंतरकोशिकीय स्थान अब्सेंट होता है। और नीचे ये क्या हो गई? पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जिन पर क्या होता है? स्पंजी पैरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं, गोलाकार होती हैं और इन पर क्या होता है? वायु गुहिका तथा अंतरकोशिकीय स्थान प्रेजेंट होता है। ये द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियां हो गई और ये क्या हो गया? ये एक बीजपत्री पादपों की पत्तियां हो गई। ये पर्ण मध्योतक हो गया, ये निचली सतह अपाच्छ, ये हो गई ऊपर वाली क्या हो गई? अभ्यच्छ सतह। ये इन पर दोनों की ओर क्या होता है? समान रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लगभग 45 मिनट के समय में। अब आप इसके बाद क्या करिएगा? इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन करिएगा। आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हम इतना अच्छे तरीके से इसे रीड कर चुके हैं। आप इसके बाद सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और ये चैप्टर भूलता बड़ी जल्दी है, इसलिए आप इसे कोशिश करना कि हर 10-15 दिनों में क्या करना? एक बार रिवाइज कर लेना। सिर्फ 10 मिनट का रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको एक कभी चैप्टर भूलेगा नहीं। है छोटा चैप्टर लेकिन ये बड़ी जल्दी भूल जाता है, इसलिए इतना याद रखिएगा, हर 10-15 दिन में इस चैप्टर का रिवीजन करते रहिएगा।
और अगर आपको इस चैप्टर के हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसके हाईलाइटेड नोट्स मिल जाएंगे और हैंड रिटन जो अनेक प्रकार की हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।